वेलकम गाइस। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम्स इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से क्लास 11th केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे एकदम हूबहू मिलता जुलता है। इसमें हम लोग 2 लेक्चर करेंगे और उसी 2 लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें रदरफोर्ड वगैरह के बारे में सारा जानकारी होगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग बोर्ड्स मॉडल, स्पेक्ट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल नंबर है 12.1, 12.2 और 12.3 इसको भी साथ साथ टॉपिक के साथ साथ सॉल्व भी करते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसका नोट्स आप हमारे वेबसाइट www.physicsbymanoal.com वहाँ से ले सकते हैं। एटम के बारे में सबसे पहले एक जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था कि जो एटम होता है यानी कि एटम मतलब क्या, कोई भी मैटर का, मटेरियल वगैरह का सबसे छोटा इकाई है ना, सबसे छोटा पार्ट, वो क्वांटम उसका। तो क्या होता है एटम। एटम के बारे में जे थॉमसन का कहना था कि मतलब जैसे तरबूज की तरह होता है गोल, उसमें जहाँ जहाँ जिस तरीके से बीज वगैरह होता है उसी तरीके से निगेटिव चार्ज वगैरह जहाँ तहाँ फैला रहता है। ठीक है, और एकदम ऐसे गोल होता है। बस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है, कैसे रहता है, इसके बारे में उतना अच्छा डिटेल में नहीं था। फिर धीरे धीरे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होते चला गया तो फिर सब कुछ पता चलते चला गया कैसा होता है एटम नहीं है ना। क्लास 11th केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम का जो चैप्टर है उसी से मिलता जुलता वही चीज़ है, वही हम लोग को डिस्कशन करना है बस। क्या चीज? द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा एटम का पहला मॉडल दिया गया था 1898 ईस्वी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम। इस मॉडल के अनुसार जे थॉमसन जो बताए थे कि एटम कैसा होता है, तो उनका कहना था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा वॉल्यूम में, गोल वॉल्यूम में हर तरफ पॉजिटिव चार्ज सब फैला हुआ है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। और निगेटिव चार्ज जो है वो हर जगह धसा हुआ है अलग अलग जगह पे ना। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। जैसे कि तरबूज में जो बीज जहां जहां होता है ना, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सब भी उसमें हर जगह होता है। दिस मॉडल वाज पिक्चरिकली, मतलब क्या कहते हैं, चित्र के अनुसार इसको कहा जा सकता है, जैसा इसका फोटो बन रहा था, जैसा उसका फोटो बन रहा था उसके अनुसार इसको कहा जा सकता था प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ऐसा होता नहीं, तरबूज की तरह तो नहीं ना गोल इस तरीके का जहां तहां पॉजिटिव चार्ज, जहां तहां इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, इस तरह से तो नहीं होता ना। न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर तरीके से घूमता है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। तो ये पहली बार ऐसा बताया गया था। फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट सब होते होते ये मॉडिफाई हुआ। बाद में चल करके एक रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि अल्फा पार्टिकल गिराए थे वो ना, गोल्ड का पतला फॉइल के ऊपर, गोल्ड का पतला फॉइल था, उसके ऊपर गोल्ड का पतला परत सा बना करके उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिराए थे और गिरा करके एक्सपेरिमेंट किए थे। तब उससे पता चला था कि एटम कैसा होता है। अंदर में न्यूक्लियस से चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज घूम रहा होता है ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड का क्या मॉडल था एटम का, रदरफोर्ड का क्या कहना था एटम के बारे में, उस पर बात करते हैं। ठीक है, वो किया क्या था, ये चीज 11th केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में है ना। उसमें भी पतला गोल्ड का फॉइल लेकर के बस अल्फा पार्टिकल को उसके ऊपर गिराया गया था, उससे उसके एटम का पता चला था हम लोग को। क्या चीज था कि रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करके, निकाल करके, गिरा करके क्या किया था, वो एक एक्सपेरिमेंट किया था ना। इन दिस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल वाज अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड ऑफ थिकनेस इतना मीटर। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि जो गोल्ड फॉइल लिया गया था, पतला परत, उसका थिकनेस कितना था, तो 2.1 × 10⁻⁷ या फिर 10⁻⁷ के ऑर्डर का था।
10⁻⁷ का मतलब 1/10⁻7 यानी 1/1 करोड़ ना। तो यानी कि 1 मीटर का 1 करोड़वा हिस्सा कर दो तो जितना थिकनेस होता है उतना ही मोटाई का लिया गया था क्या, गोल्ड का परत। गोल्ड को चपटा किया जा सकता है ज़्यादा ना, इसलिए वही लिया गया था। वैसा कि एक एक एटम हर जगह है, एक पतला चादर सा बना दिया गया था। मैनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल, जो उस फॉइल से जितना भी अल्फा पार्टिकल दिया गया, ज़्यादातर मात्रा में सारा अल्फा पार्टिकल सब उससे सीधा एकदम आर पार चला गया था, जिससे पता चला कि एटम का अधिकांश भाग जो है ना वो खोखला होता है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल माने क्या होता है? अल्फा कहते हैं हीलियम को, हीलियम आयन को अल्फा कहते हैं। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम, पहला हाइड्रोजन उसके बाद हीलियम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन है। अगर हम हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो चूंकि वो इलेक्ट्रॉन का दान किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया तो 2 को प्लस चार्ज, यानी 2e प्लस में 2e चार्ज, क्यू बराबर एन से फॉर्मूला से चैप्टर 1। तो 2e चार्ज यानी कि 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इतना चार्ज होता है एक अल्फा पार्टिकल के पास, 2e चार्ज होता है। ठीक है, इट मीन्स दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन। जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। सीधा निकल गया का मतलब कि टकराया उकड़ाया नहीं किसी प्रकार से चीज से, सीधा आर पार चला गया ना। ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री। मतलब जैसे अगर टोटल जितना भी था अल्फा पार्टिकल उसमें से सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल ही 0.14% अल्फा पार्टिकल ही क्या होता है, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पर मुड़ा था। जैसे मान लिया कोई एक एटम वगैरह है तो आया आकर के क्या हुआ, 1 डिग्री से ज्यादा एंगल पे मुड़ा, क्या 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड बाय मोर देन 1 डिग्री एंड अबाउट 1 in 8000, यानी कि 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होता था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर, 90 डिग्री से ज्यादा कोण पे ऐसे आया गोल्ड फॉइल के पास, ऐसे 90 डिग्री से ज्यादा कोण पे 8000 में से कोई एक। तो उसके बाद हाँ, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ, उसके बाद हम लोग का अगला पेज यही है, ये बात की है ना। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, ठीक। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल वो इस प्रकार का ही था। मतलब जैसे कि यहां पर एक सोर्स ले लिया गया था अल्फा पार्टिकल का, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल कहां से निकाला गया था मालूम, बिस्मथ से। Bi बिस्मथ जो है उसका इस्तेमाल किया गया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह जो कि अल्फा बीटा गामा निकालता है। तो उसमें भी सोर्स के रूप में क्या, बिस्मथ। ये क्या हो जाएगा, ये Bi से बिस्मथ समझ जाते हो, नहीं तो पूरा लिख लेना जो नहीं समझते हो। ये Bi ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, कि कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, क्या चीज के लिए, अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए। इसमें एक्सपेरिमेंट होता, अल्फा पार्टिकल यहाँ से आता था, ये हल्का सा स्लिट बना हुआ था, यहीं से अल्फा पार्टिकल एंटर किया, यहाँ पे गोल्ड का फॉइल था, यहाँ से आ तो जो सब आर पार निकल गया तो उधर निकलता था। तो यहाँ एक स्क्रीन सा लगा हुआ था, अल्फा पार्टिकल इस पे जिंक सल्फाइड ऐसे करके लगाया हुआ था। ठीक है, ZnS इसके ऊपर, ZnS जिंक सल्फाइड। ठीक है, ये ZnS समझते हो तुम लोग? अच्छा, जो भी हो, ठीक है। तो वही ZnS इसके ऊपर लगाया हुआ था। उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल आके गिरेगा ना तो वहां स्पार्क करता है, हल्का सा चिंगारी जैसा स्पार्क करता था। वही स्पार्क से पता चला कि ओ यहां से भेज रहे हैं तो ज्यादातर आड़ पार हो रहा है। ZnS वो चीज था, लगाया गया था। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इस प्रकार का था। इसी को थोड़ा और दूसरे तरीका से भी एक फोटो दिखाते हैं, एनसीईआरटी में ही फोटो, दोनों फोटो एनसीईआरटी में। ठीक है, तो इस प्रकार का वो भी अरेंजमेंट है, ये भी है, वही चीज है, वही चीज को थोड़ा कॉपी में 2D में दिखाया गया। वो 3D में था, ये 2D में दिखाया है। यहाँ पे वही सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी कि ये क्या है हमारा बिस्मथ,
है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते थे क्या, बिस्मथ, और इसके स्क्रीन वगैरह पे इसी पे जो लगा रहता था ZNS ना ना लेयर ऑफ ZNS, वही लगा दिया करते थे। और ये बिस्मथ जो होता था ये ना VBI हो गया। ठीक है, तो यहां से आता था अल्फा पार्टिकल निकला, बिस्मथ तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अल्फा बीटा सब निकालेगा। तो उसमें से क्या होता था कि यहाँ पर बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता था, अल्फा पार्टिकल को निकलने दिया। फिर यहाँ पे सीसा का लेड यानी कि सीसा का जो है वो ईटा जैसा बना करके रखा जाता था। वह ऐसा इसीलिए ताकि अल्फा पार्टिकल जो सीधा आएगा वो सीधा चला जाए, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा ऐसे मुड़ा तो वो जाके लेड से टकराएगा, और लेड जो होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। लेड का एक क्वालिटी है, सीसा का एक क्वालिटी होता है कि वो अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है। तो जो अल्फा पार्टिकल ऐसे घूम घूम करके जाता था तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, जो सीधा गया वही आर पार उधर गया। अब सीधा जो गया तो सीधा में भी क्या होता था, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे के बजाय ऐसे थीटा कुछ एंगल पे भी निकला, कुछ अल्फा पार्टिकल जाके टकरा के ऐसे भी लौटा जो गया, कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा गया और सीधा वापस आया। पॉजिटिव चार्ज सीधा गया रखा के सीधा वापस आया, इसका मतलब सामने पॉजिटिव था इसीलिए रिपेल हो गया, इससे हमको पता चला। तो गया सीधा ऐसे ऐसे, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आया टकरा के, कुछ ऐसे गया कुछ ऐसे चला गया। थिन फॉइल है, थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, ऐसा नॉर्मल अरेंजमेंट इसमें रहता था। यहाँ पर ये स्क्रीन जैसा है सब, ये सब लगा हुआ था, जहाँ जहाँ आ रहा है इसको एडजस्ट कर करके हमको पता चलता था। ZNS का लेयर लगा हुआ था इस सब में हर जगह। फिर उसके बाद इससे हमको क्या क्या कंक्लूजन पता चला, ये सब एग्जाम में पूछ सकता है कि रदरफोर्ड का जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें हमको क्या कंक्लूजन निकल के आ पाया। यही पता चला कि भैया टोटल मास जो होता है और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो कंसंट्रेटेड होता है इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच इज नॉन एज न्यूक्लियस। किसी एटम का जो टोटल मास है और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है, छोटे से वॉल्यूम में केंद्रित है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। वहीं पे सारा का सारा मास, सारा का सारा चार्ज रहता है। आगे है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जैसे कि सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया वो, और उसी के कारण ये घूमता है। जिस प्रकार से सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जिस तरह से घूम रही है, सूर्य के द्वारा पृथ्वी के ऊपर अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव न्यूक्लियस के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर होता है और न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये चीज का पता चला था उससे, मतलब कितना दूर जाकर के रिटर्न बैक हुआ उससे समझ में आया था। उसको जितना करीब पहुंच के अल्फा पार्टिकल लौटा ना, तो वो जितना करीब वाला डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब करीब से करीब जहां तक पहुंच पाया अल्फा पार्टिकल और वहां से लौटा है, तो जितना करीब तक पहुंच पाया वो फिर डिस्टेंस को कहते हैं क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जितना क्लोज तक अप्रोच कर पाया अल्फा पार्टिकल, पहुंच पाया, उसके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट अगर पूछ दिया कहीं एग्जाम में तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसमें। अल्फा पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री यानी कि उसका पाथ, मतलब किस प्रकार से उसका रास्ता, किस प्रकार से अल्फा पार्टिकल सब चला था वही सिर्फ। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, क्या होता था अल्फा पार्टिकल जो ऐसे ऐसे जो एकदम थोड़ा सेंटर में था, जो आया सेंटर पे आया वो सीधा वापस लौट गया, और जो सेंटर से थोड़ा ऊपर गया वो कुछ एंगल पे मुड़ा, अच्छा जो और गया तो थोड़ा कम एंगल पे मुड़ा, और जो खूब ऊपर गया वो तो सीधा निकल गया, ऐसे करके एकदम सिंपल होता था। अब ये देखो ये वाला लाइन है जाएगा, इम्पैक्ट लाइन कहते हैं, इस लाइन से जाएगा तो जाके टकराएगा, टकरा के सीधा वापस आएगा।
ये वाला जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये बी से दर्शाते इम्पैक्ट पैरामीटर इसका बोला जाता है। ये वाला डिस्टेंस क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। अच्छा, हम जितना ऊपर से भेजेंगे उतना कम एंगल से मुड़ेगा। देखो जो ज्यादा दूर में है, यहां से सेंटर से जितना दूर है वो एकदम सीधा निकला है ना। इस सेंटर से जितना करीब में है वो ज्यादा एंगल से मुड़ेगा। ये बी अगर कम है, बी अगर कम है तो एंगल ज्यादा मुड़ेगा। अब बी अगर ज्यादा हो गया, यहां तक आ गए, तो उतना एंगल नहीं मुड़ेगा। बी माने क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर, थीटा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये हम जितना ऊपर जाएंगे उतना डिफ्लेक्शन कम देखने को मिलेगा, लेकिन जब नीचे आएंगे यानी कि बी का मान कम होगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। क्या कि ये बी का मान कम होने का मतलब हम न्यूक्लियस के करीब में अल्फा से गुजार रहे हैं, करीब से अल्फा को गुजारेंगे। तो जब बी हमारा कम होगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा ज्यादा हो जाएगा। बी और थीटा में रिलेशन है। ये बी ऊपर जाएंगे यानी ऊपर से गुजारेंगे तो एंगल उतना नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा यहां करीब से गुजारेंगे यानी बी का मान छोटा करेंगे, ठीक है, तो थीटा का मान ज्यादा हो जाएगा। यानी कि बी और थीटा में उल्टा रिलेशन है ना। तो यानी कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर और एंगल दोनों में उल्टा रिलेशन है, इम्पैक्ट पैरामीटर अगर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा छोटा होता जाएगा। यानी कि हम यहां से करेंगे तो कम एंगल, और यहां से करेंगे यानी बी छोटा कर दिया, यहां से अगर भेज रहे हैं तो एंगल ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज एक काम का चीज हो गया। इसमें ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन थीटा और इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच में, दोनों के बीच में उल्टा संबंध है ना। बी अगर बढ़ाएंगे यानी कि बीच वाला लाइन से ऊपर जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो जाएगा, कम एंगल से मुड़ेगा। बी बढ़ाने से थीटा हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बी बढ़ाने से थीटा हमारा कम हो रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये ग्राफ हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन और इम्पैक्ट पैरामीटर के बीच का ये ग्राफ हो गया। इन दोनों के बीच का ये रिलेशन हो गया। ये हो गया वीबीआई ऑब्जेक्टिव। क्या बेसी बिहार बोर्ड जिसके लिए, सबके लिए। आगे आगे ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। सीबीएसई में खूब पूछता है। ऐसे है तो एनसीईआरटी में तो है ही, एनसीईआरटी में तो ये है ही। ठीक है, क्या है कि ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल का संख्या था वो बहुत ही कम एंगल से मुड़ा था। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल का संख्या था वो या तो नहीं मुड़ा या तो बहुत कम एंगल से मुड़ा। बहुत कम ही ऐसा पार्टिकल था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा, 0.14%, नहीं 8000 में से कोई एक है ना, 90% से ज्यादा मुड़ने वाला यानी ज्यादा डेविएशन दिखाने वाला अल्फा पार्टिकल का संख्या कम था ना। डेविएशन और अल्फा पार्टिकल का संख्या दोनों में उल्टा रिलेशन है ना। यानी कि देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो कम एंगल ऑफ डेविएशन में पार्टिकल का संख्या ज्यादा है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा करने वाला का संख्या कम हो गया। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच ये ग्राफ हुआ ना। ये कम एंगल से मुड़ने वाला अल्फा पार्टिकल का संख्या ज्यादा, लेकिन ज्यादा एंगल से मुड़ने वाला 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80, तो इसका संख्या कम है, इसका संख्या कम है। ज्यादा एंगल से मुड़ने वाले अल्फा पार्टिकल का संख्या कम है, लेकिन कम एंगल से मुड़ने वाले अल्फा पार्टिकल का संख्या ज्यादा होता था ना। बहुत लोग तो मुड़ता भी नहीं था, सीधा भी ऐसे निकल जाता था। ये सब चीज, कुछ डिमेरिट भी है रदरफोर्ड का मॉडल का। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल का क्या डिमेरिट होता था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, ऑन सर्कुलर पाथ
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो रदरफोर्ड का कहना था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, ये है इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और उसी के कारण क्या हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन करता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उसका कहना था क्या कि जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, वह एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है मतलब सेंटर की तरफ उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और कोई भी चार्ज पार्टिकल में जब एक्सेलरेशन होता है तो वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। एक्सेलरेशन होने का मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ना, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, सो इट हैज टू रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन अगर कर रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। जैसा कि हम लोग चैप्टर 1 में एक बॉक्स बना करके उसमें जाने थे कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाता है। तो अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको जनरेट करना चाहिए, और ड्यू टू रेडिएशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कुछ एनर्जी को बाहर निकालेगा, रेडिएट करेगा, तो उसका एनर्जी कम हो जाना चाहिए, और कम होकर के उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, डिक्रीज टू जीरो, एंड फाइनली इट विल फॉल इनटू न्यूक्लियस आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर, यानी तुरंत ही इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि चारों तरफ घूम रहा है, तो एक्सेलरेशन कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है अगर, तो उसको एनर्जी रेडिएट करना चाहिए बाहर, क्योंकि एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी होता है एच न्यू ना, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू उसका फ्रीक्वेंसी क्या, या फिर एच सी बाय लेमडा। ठीक है, तो चलो आखिर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, एनर्जी को बाहर निकलना चाहिए। ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ घूम रहा है कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन, तो इसको बाहर एनर्जी निकालना चाहिए, क्या, ईएम वेव जनरेट करना चाहिए बाहर की तरफ, और तुरंत इस एनर्जी को जब रिलीज कर दिया तो इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा और ये इसमें गिर जाएगा। ये होना चाहिए था, तो इस बात का व्याख्या वो नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद और क्या डिमेरिट था इसका। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम शुड बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट इन एक्चुअल इट इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ये चीज हम लोग स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा कि आखिर ये स्पेक्ट्रल वाला कहानी क्या है। वैसे फिर भी हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं, जैसे कि क्या होता है कि कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह है, ठीक है, उसको वो सब जब क्या कहते हैं, या फिर कोई गैस वगैरह होता है, उसको जब काफी ज्यादा हीट वगैरह किया जाता है, ठीक, उसके बाद छोड़ने के बाद वह एनर्जी को बाहर रेडिएट करता है। कोई भी चीज जैसे लोहा ही है, गर्म कर दिए, ठंडा छोड़ देंगे तो उसके बाद एनर्जी को बाहर रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो जब एनर्जी रेडिएट करता है तो उसका जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में बाहर निकालता है, उसका कुछ वेवलेंथ होता है। उस वेवलेंथ का एक सीरीज अगर बनाएंगे तो वो सीरीज हमारा अगर कंटिन्यूअस लाइन में सीरीज है लगातार, तो उस सीरीज वाले लाइन को ही हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम हम लोग को पढ़ना आगे के टॉपिक में, जैसे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम पढ़ेंगे तब हम लोग को ये समझ में, जैसे लाइमन सीरीज, बामर पास्चन सीरीज वाला सब है ना, वही सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जब पढ़ेंगे तब वहां पे चर्चा इस बात का फिर से एक बार आएगा, ये स्पेक्ट्रम लाइन वाला। ठीक है, तब वहां क्लियर करेंगे। एक पॉइंट और है इसमें, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्पाइरल। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल कहने का मतलब, स्पाइरल कहने का मतलब पाथ ऐसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं, उसका पाथ क्या होता है, एकदम सर्कुलर होता है। इलेक्ट्रॉन का पाथ वैसा नहीं, जबकि क्या होता है, सर्कुलर। रदरफोर्ड मॉडल में कहना था कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो स्पाइरल होगा, लेकिन एक्चुअल में जो उसका पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, अब एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 12.1। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 12.1
इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है एटम का, ठीक है, उसमें जो न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस होता है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है, ये न्यूक्लियस का जो रेडियस है ना, इसका रेडियस के बारे में बताया गया उसमें कि इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस हमारा 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये हमारा किसके बारे में, एटम के बारे में कहा गया था, ठीक है। इज एनालॉगस टू द सन अबाउट विच द इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना मीटर लाइक द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो इसका भी तो अपना एक रेडियस होगा ना, कैपिटल आर, और वो जो रेडियस है वो है 10⁻10 मीटर। और इसको आप कल्पना कीजिए कि सेंटर में सूरज है, सन है, और चारों तरफ पृथ्वी घूम रहा है, सोलर सिस्टम है। एंड सेम प्रोपोर्शनल एज दोज ऑफ द एटम वुड द अर्थ बी क्लोजर टू द इतना इतना इतना, ठीक है। अगर मान लिया जाए इसका हम जिस हिसाब से ये है, जैसे कि न्यूक्लियस के तुलना में इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी पर है, अगर इसी को कंट्रास्ट किया जाए, मतलब इसी में अगर बड़ा करते चला जाए, बड़ा करते चला जाए, यानी इसी रेशियो में अगर हम सन और पृथ्वी को भी रखें तो क्या सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जैसे बी नंबर में अगर हम सन की बात करें, सन एंड अर्थ की बात करें, तो देखो तो जरा सा सेंटर में यहां पे क्या है, सन है, ठीक है। और ये जो सन है, ठीक है, इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, वो दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज 1.5 इंटू इतना, एंड हाँ द सन रेडियस इज टेकन इज इतना। सन का जो रेडियस है वो कितना है, 7 इंटू 10⁸, और जो पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, हाँ, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है भैया, उसका रेडियस दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻11। दोनों का हमको तुलना करना है सिचुएशन को, इसका सिचुएशन को उसमें अगर लगाएं, मतलब इसका सिचुएशन को उसमें लगाएं, मतलब इसके एटम का रेडियस के तुलना में ये वाला रेडियस कितना है। अगर ऐसा ही रेशियो उसमें भी बरकरार रखने की कोशिश करें तो क्या इसका दूरी ये बढ़ जाएगा या ये दूरी हमारा कम हो जाएगा, बस यही सवाल है। देखो जैसे यहां पर एक चीज देखो तो इस वाले रेडियस की तुलना में ये वाला रेडियस कितना है, पहले इसमें अगर देखें तो छोटा आर बटा कैपिटल आर करे तो देखो तो जरा सा, या फिर हाँ या बड़ा आर बटा छोटा आर करे, तो बड़ा आर बटा छोटा आर करे तो देखो तो जरा सा कितना आ रहा है, देखो तो ये बड़ा वाला जो रेडियस है ये क्या है, 10⁻⁻10 मीटर, बटा जो छोटा वाला रेडियस है वो कितना है, 10⁻⁻15, तो ये इतना बटे इतना क्या हो जाएगा, 1/10⁻⁵, यानी कि 10⁵ मतलब 1,00,000। यानी कि जो बड़ा वाला जो रेडियस है वो छोटा वाला रेडियस का 10⁵ टाइम्स है। ये जो बड़ा वाला ये जो रेडियस है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का जो रेडियस है, उसके न्यूक्लियस के साइज के रेडियस के तुलना में 10⁵ टाइम्स है। रेडियस न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसके तुलना में जो एटम ये जो ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमारा 10⁵ टाइम्स है। तो यहां पर अगर हम यहां पर जरा अगर देखें, यही काम करे, अगर यही काम यहां पे भी कर दे तो ये रेडियस हमारा बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये सवाल है। मतलब यहां पे अगर हम सेम चीज कर दे, अगर ये बड़ा वाला का जो रेडियस है, ये वाला रेडियस को, न्यू रेडियस को इसका अगर 10⁵ टाइम्स यहां करे, जैसे इसका 10⁵ टाइम्स ये है ना, और अगर हम इसको 10⁵ इसका 10⁵ टाइम्स करेंगे तो क्या ये वाला रेडियस के ज्यादा होगा या कम होगा, यही सवाल है, यही सवाल है बस। तो इसको जरा से करो तो आर यानी कि क्या, आर मतलब 7 इंटू 10⁸, इसको कितना, इसको भी हम अगर
इसको हाँ 10⁵ टाइम से गुना कर दे, 10⁵ से गुना कर दे तो ये हमारा कितना आएगा 7 इंटू 10⁵8 5 13। तो यानी कि पहले तो ये हमारा r जो था ये तो इतने था ना, लेकिन अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम इसको बढ़ाए, इसके हिसाब से उसको अगर हम सोचे, तब तो ये रेडियस और बड़ा होना चाहिए था ना, इंक्रीज कर जाएगा हमारा ना। मतलब जिस अनुपात में ये है इससे जितना गुना ये है, अगर वही कहानी वहां हो तो क्या रेडियस ये हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, यही सवाल था। तो वहां पे बढ़ जाएगा रेडियस, बस यही एक क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको ये पता चला कि जो एटम का अधिकांश भाग है वो खोखला होता है ना, जो न्यूक्लियस का रेडियस है उससे 10⁵ टाइम्स हमारा एटम का रेडियस होता है। यानी उन दोनों के बीच में, न्यूक्लियस और एटम के रेडियस के बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन हमको ये बताना चाह रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, जैसे कि समझना है कि अगर कोई एटम है, ठीक है, एटम का ये न्यूक्लियस हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के पास, और ये पूरा का पूरा एटम है, ठीक है, और यहां सेंटर में है न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को अगर यहां से फेंक रहे हैं रदरफोर्ड मॉडल में, तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल यहां तक गया, जा करके उसके बाद यहां से हो करके ऐसे रिटर्न बैक हो सकता है। जैसे मान लिया जाए अल्फा पार्टिकल जा रहा है, जाते 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 जाएगा, कुछ एक करीब यहां तक जाकर के पहुंचा, उसके बाद इसका सारा वेलोसिटी 0 हो गया। जैसे ये अल्फा पार्टिकल के पास जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल कहते हैं किसको, हीलियम को ना। जैसे हीलियम है, हीलियम के पास होता है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अगर हम उसके 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो 2 को प्लस चार्ज इस पर डेवलप होगा, और उसी हीलियम आयन को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम आयन को ही क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल है, यहां से आएगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का चीज जो पास आ रहा है, तो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको जो पॉजिटिव आ रहा है अपने तरफ उसको रिपेल करता है। तो रिपेल करेगा तो जाहिर सी बात है ये स्लो डाउन होगा। जब ये आ रहा है तो इसका रफ्तार धीरे धीरे घटेगा, घटते 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 यहां पे आके रुक गया। उसके बाद इस पॉजिटिव के कारण वो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल उधर धक्का खा के उधर वापस चला जाएगा, यानी ऐसे आया फिर वहां चला गया। तो जितना करीब तक ये पहुंच पाता है वही दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जितना पास से पास ये पहुंच पाया उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यही है हमारा क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ना, कितना करीब से करीब ये पहुंच पाया है, ठीक है। अच्छा, अब इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम लोग कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखा जाए, जैसे ये यहां से जब चल करके इधर आ रहा होगा तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर ये जो पार्टिकल आ रहा है अल्फा पार्टिकल इधर, तो इसका क्या होगा, कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसका जो सारा काइनेटिक एनर्जी है, जब यहां आएगा, आते 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 यहां पे आके रुक गया, तब ये वापस गया। तो जिस वक्त ये यहां पे रुकेगा इसका सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार है जैसे हम किसी वस्तु को ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब फेंकते हैं तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 12mv²। जब ये धीरे 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 ऊपर जाता है तो यहां जाके एक जगह रुकेगा और फिर वापस आएगा। तो जिस पॉइंट पे जब रुक जाता है तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो खत्म हो गया, क्योंकि रफ्तार इसका 0 हो गया है। अब जब रुक गया तो रुकने के बाद क्या हो गया, जमीन से कुछ हाइट चढ़ गया। तो हाइट चढ़ा है तो कुछ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया, इस काइनेटिक एनर्जी के कारण। यही सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेगा यहां पे, और फिर उसके बाद फिर वापस आने लगेगा धीरे धीरे। जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है इसका रफ्तार स्लो डाउन होता है ग्रेविटी में,
अगर जमीन के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकते हैं तो जब ये ऊपर जा रहा होता है, स्लो डाउन हो रहा होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है और हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। जैसे कि ये चार्ज और इस चार्ज में क्या हो रहा है, ये जब आगे जा रहा है इसका रफ्तार स्लो डाउन होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आगे जा रहा है, ये लगातार पॉजिटिव उस पॉजिटिव को धक्का मारेगा तो स्लो करेगा। और होगा क्या, ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज चूंकि करीब आ रहा है तो इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R। ये हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 2 में। इन चैप्टर 2 दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R। तो ये जैसे जैसे करीब आएगा, दूरी घटेगा इनके बीच, तो डिस्टेंस कम होने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। जब यहां आ जाएगा फुल तो ये रुक जाएगा, तो सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो ये पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं A और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं अगर B, यानी कि एट पॉइंट B हम लोग लिख सकते हैं काइनेटिक, यहां से यहां जब चला आया तो सारा का सारा ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, जो यानी कि जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वही यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लिया, यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यही सेम चीज हम लोग चैप्टर नंबर 11 में भी बात किए थे। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रूप लेता है, जब K मैक्स इज इक्वल टू E इंटू वी नॉट लिखे थे, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मान लिया जाए हाफ इंटू इसका अल्फा पार्टिकल का मास इंटू क्या, जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है, हाफ mv² बराबर गेन इन काइनेटिक, ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना होगा, क्या कहते हैं K, यानी कि क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, पोटेंशियल एनर्जी में K को तो यही लिखते हैं ना, इंटू Q1 यानी कि अल्फा का चार्ज इंटू क्या न्यूक्लियस का चार्ज, बटे में क्या जो डिस्टेंस है वो। तो अच्छा, जैसे कि अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है, 2 को प्लस चार्ज होता है, यानी कि 2e। इस केस में जो चार्ज है वो क्या होगा, प्लस 2e। अल्फा पार्टिकल का चार्ज है कि नहीं, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ना कि चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा भैया, प्लस 2e। क्यों प्लस 2e हुआ, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, हीलियम से, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दे तो कहलाएगा वो अब अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का ये दान किया है, तो 2 को प्लस चार्ज, यानी कि 2 प्रोटॉन है सिर्फ इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, तो 2 प्रोटॉन इसके पास है तो 2 प्रोटॉन का चार्ज दिखेगा, यानी 2 प्रोटॉन का चार्ज 2 + e, 2e, 2e का मतलब 2 इंटू प्रोटॉन का चार्ज। अच्छा, इनटू रही बात, ये तो Q1 है, आइए ये जब यहां आ गया Q1 और ये क्या Q2, Q2 क्या होगा, तो कोई भी न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है भैया, तो प्लस में Ze, Z हो गया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है एटॉमिक नंबर, और इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे अगर मान लिया जाए, क्या कहते हैं, हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लिए Z एटॉमिक नंबर का मान होता है 79, तो गोल्ड का अगर यहां पे 79, तो 79 प्रोटॉन है इसके पास, तो 79 गो E, हर एक प्रोटॉन के पास प्लस E चार्ज, तो 79 प्रोटॉन के पास 79 E चार्ज हो जाएगा। गोल्ड है तो यहां गोल्ड है ना, हो सकता है कभी किसी सवाल में, ज्यादातर CBSE वाले को सवाल में यहाँ पे गोल्ड के बजाय कोई और चीज हो सकता है, यहाँ अल्फा पार्टिकल के बजाय कोई और चीज हो सकता है,
तो अगर मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रॉन को फेंके हैं और लोहा का यहां पे चादर है, तो फिर लोहा का आयरन का रहेगा तो जेड बदल जाएगा उसमें, और इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहां 2e की जगह खाली ई रहेगा -e। तो ये सब चेंजेस हो सकता है। खैर, लेकिन जो यहाँ पे रदरफोर्ड में हो रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वही हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल का चार्ज यहां बैठाए हैं और अब हम लोग न्यूक्लियस का चार्ज क्या बैठाएंगे, प्लस में जेडी। अब भागा डिस्टेंस कितना है भैया, डिस्टेंस तो हो गया डी, यानी इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। यहां पे मास m क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा ना, और ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ये अल्फा पार्टिकल का ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, और ये उसका मास हो गया, जिस वेलोसिटी से आ रहा है जिस, और ये जो इसका मास है वो। अब यहां से हम लोग चाहे तो d को इधर कर ले, ये सबको उधर भेज दे, तो हमारा d निकल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहां से निकलेगा क्या। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहां से कैसे निकालेंगे, देखो तो हम लोग चाहेंगे तो इसको mv² नीचे इधर डिवाइड में आ जाएगा, और 2 यहां से ऊपर गुना हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ये वाला 2 उधर गुना हो जाएगा, और d यहां आ जाएगा, तो वो कहलाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। उसको लिख देते हैं, से करे जरा सा d को इधर भेज लेते हैं, तो d इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ऊपर में 2e गुना में जेडी। अच्छा, और ये 2 भी उधर मल्टीप्लाई हो गया क्या, ये 2 इधर से उधर मल्टीप्लाई, नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इनटू mv² इधर आ जाएगा, तो ये हो गया mv²। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या। या फिर एक ऐसा चीज भी बना सकते थे हम लोग चाहते तो, या तो इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इक्वल टू, देखो तो अगर इसको सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी लिखे, क्या लिखे, सिर्फ इसको काइनेटिक एनर्जी के लिख दे, तो काइनेटिक एनर्जी अगर के फॉर्मेट में खाली के लिखे इसको काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इधर चला जाएगा और डी हमारा इधर आ जाएगा। तो चाहे तो d बराबर ये सब, और d को इधर लाएंगे या काइनेटिक एनर्जी को यहां भेज देंगे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2e इंटू ZE, अब भागा क्या, काइनेटिक एनर्जी भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं क्या। ये काइनेटिक एनर्जी इसको सिर्फ अगर पता रहे तो d को इधर लेके आएंगे, काइनेटिक एनर्जी को इधर लेकर के चले जाएंगे, तो ये यहां पर हमारा ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया। तो ये और ये जो साइड में यहां पर ये मेरा लिखा हुआ, ये तो एक रफ हो गया, ठीक है, ये हमारा इधर साइड में हो गया ये, ठीक है। तो हम लोग ये यहां से एक स्टेप ये किए और ये स्टेप लेकर के, अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्मेट में रहेगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d बराबर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू ZE, अब भागा क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब इस पे आधारित देखो एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 12.2। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। कि एक गीगर मास्डन का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। मतलब गीगर मास्डन का एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब वही जो रदरफोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट था, उसी में जो वही अल्फा पार्टिकल का बात हो रहा है, वही अल्फा पार्टिकल जो हम लोग इधर पढ़े हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। क्या चीज कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल यहां से आया और अल्फा पार्टिकल आएगा और आकर के यहां से घूम जा रहा है, और इस अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, कितना है काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है इसके पास, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के ये आएगा और फिर यहां से घूम करके ऐसे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, अल्फा पार्टिकल यहां पर क्या हो रहा है,
एनर्जी आया और आकर के यहाँ से घूम करके क्या हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस ना, और ये जितना करीब से करीब पहुंच पाया वही डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वही पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेता है। काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितना है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी को के ही खाली छोड़ दे अगर, तो बराबर पोटेंशियल एनर्जी, जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो जो अल्फा पार्टिकल और इसके बीच का ये दूरी है डी, तो यही सारा काइनेटिक एनर्जी किसका रूप लेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी का ना। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का रूप लेता है इसमें वो कितना हो जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e इंटू न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze, जेड एटॉमिक नंबर, ई इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का चार्ज ना। अब बट ये डिस्टेंस, ये इसी फॉर्मूला में इस डी को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं ना। डी उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला डायरेक्ट, ये डी उधर ये इधर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2e इंटू Ze अब बटा काइनेटिक एनर्जी, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला होता है। ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में आके यहाँ जाएगा ना, तो जो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है वही बराबर इसका क्या, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहाँ आएगा स्लो डाउन, यहाँ रुक जाएगा, तो सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R, चैप्टर 2 में पढ़े थे ना, वही वाला चीज, तो वही यूज होगा। और उसके बाद यही काइनेटिक एनर्जी इधर जाएगा, D इधर आएगा, तो D इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर का जस का तस, D इधर, काइनेटिक एनर्जी इधर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, किसमें, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में। इसमें डायरेक्ट फिर हम सारा चीज बैठा देंगे तो हम लोग को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा। D इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, अच्छा 2 इंटू ई, और इधर क्या है, E एक और है, तो E इंटू ई स्क्वायर, यानी कि 2e स्क्वायर इंटू क्या, Z की बात करें तो गोल्ड फॉइल के लिए ये क्या हो जाता है हमारा, गोल्डे के लिए बात कर रहा है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ही उसी को प्रूफ किया गया। तो Z के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, 79। इस क्वेश्चन में हमको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को पता करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 टू पावर 9 लिख दिए, 2e और इधर 2e था और Z था, तो E इंटू ई क्या हो गया, E स्क्वायर, 2 को वैसे छोड़ दिए, E स्क्वायर वैसे छोड़ दिए, Z यहाँ छोड़ दिए। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 7.7 मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अच्छा, ये 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो ये भी तो वही लिखा हुआ है। E का मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो ये 1.6 इंटू 10 पावर -19 और ये कट जाएगा, तो कट जाएगा अगर, तो D इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू यहाँ पे E के जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 79 और डिवाइडेड बाय, ये बच गया कितना हमारा 7.7 गुना 10 टू द पावर 6 इंटू कुछ नहीं, इतना ही रहेगा ना, क्योंकि एक तो इससे एक ये E कट गया, E का वैल्यू तो वही होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो चलो ठीक है, ये और ये यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। फिर ये 2 हमारा ठीक है, E स्क्वायर के जगह पे E बन गया, और ये वाला ये ऐसे रह गया, ये रह गया। अब खाली हमको इस पे गुना भाग करना है, गुना भाग करना है, और D का मान हमारा आ जाएगा, यानी कि 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 79, इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करेंगे, और इधर बेस में 9 है, इधर -9 है, तो 10 टू पावर -10 हो जाएगा ये ना। तो पहले 9 दूना 18 गुना इतना कितना आएगा, तो हम लोग एक काम किए, 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 79 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। उसके बाद नीचे में है 7.7, इसको वैसे ही छोड़ दिए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। तो ऐसा
अब इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे और इधर जो है हमारा 10⁻⁹ और 10⁻9, तो बेस से में पावर ऐड होगा, -9 और 9 ऐड करेंगे तो ये -10 10⁻10 और नीचे का 10⁻6 वैसे रह गया। तो अब ये 6 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6, तो -10 और -6 -16, तो इधर 10⁻16 और इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 295.48 ना। इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो कितना आएगा, 295.48, और इधर जो था 6 नीचे से ऊपर गया तो 10 को -16 बना देगा ना, -6 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 6 नीचे से ऊपर जाएगा तो -6 ना पावर में, तो ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट को 2 अंक इधर लेके आएंगे तो 2.9548 इंटू 10⁻16 तो था ही, चूंकि 2 अंक इधर लेके आए हैं, बड़ा संख्या को छोटा बनाए हैं, तो जब p इधर लेके आते हैं तो ऐसा स्थिति में लेफ्ट साइड अगर लेकर के आ रहे हैं तो हम लोग जय अंक लेके आए हैं 2 अंक, तो 2 अंक इसमें ऐड कर देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा हो गया ये लगभग 2.95, इतना को लगभग ये हम लोग 3 लिख देते हैं, 3 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा ये -14 मीटर ना, ये इतना हो गया। ठीक है, ये एक्चुअल है। ठीक, अच्छा, तो अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एनसीईआरटी जब देखोगे तो एनसीईआरटी में एक बात लिखा हुआ है, ये एक्चुअल वहां पे आंसर है, आप देखोगे तो ऊपर में जितना दिख रहा है उतना जेड मीटर है, उसके नीचे में आप देखोगे तो आंसर आपको नजर आएगा। ठीक है, यही एक्चुअल आंसर है, कंफ्यूज नहीं करना आप, तो वहां पे लिखा हुआ भी है, 1-2 लाइन आगे पढ़ोगे एनसीईआरटी में यही आंसर दिया हुआ है। अब बात यहाँ पे ये है कि हम सवाल तो ऐसे बना दिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जब एक्चुअल में नापा गया था गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस वगैरह, ठीक है, उसका रेडियस वगैरह गोल्ड का जब नापा गया तो एक्चुअल में पता चला कि जो एक्चुअल में है वो वहाँ उसमें लिखा हुआ है कि 6 फर्मी है। 6 फर्मी कहने का मतलब 6 इंटू 10⁻15 मीटर एक्चुअल रेडियस होता है, लेकिन हमको यहाँ पे ये ज़्यादा रेडियस दिख रहा है, उससे 10⁻15 कम है ना, लेकिन 10⁻14 तो ये ज़्यादा है ना। ठीक है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस बता रहा है, तो इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस जो आ रहा है ना, न्यूक्लियस जो आया है वो थोड़ा और पहले ही लौट गया, यहाँ आया और थोड़ा पहले ही लौट गया, यानी इस सब से क्या हो गया, थोड़ा और पहले लौट गया। न्यूक्लियस का जो एटम का जो साइज है ना, एटम के न्यूक्लियस का जो साइज है गोल्ड फॉइल का, वो एक्चुअल में कितना है, 6 इंटू 10⁻15 मीटर है, लेकिन ये जो आया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ा न्यूक्लियस से थोड़ा दूर से ही क्या हो गया, रिटर्न बैक चला गया। ठीक है, यही वो कहना चाह रहा था। आंसर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये हम लोग ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर ही आधारित ये क्या किया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये फॉर्मूला है ना, d इंटू 1/4πε0 2e इंटू जेड बाय काइनेटिक एनर्जी, इसी फॉर्मूला का यूज किए और उसी के आधार पर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया एक्सरसाइज नंबर 12.2 का। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, वो समझते हैं कि क्या होता है। देखा जाए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट क्या हो गया, जैसे कि रदरफोर्ड का कहना यह था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसी जिस सर्कुलर पाथ पे जो वो जो गोल जो घूम रहा है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ फिक्स सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा होता है, ठीक है, वो हम लोग को पता चला आगे चल करके कि भैया न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है और उसको ऑर्बिट कहते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो काम करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, हमको ये जानकारी आगे पता चला, ये न्यूक्लियस है, चारों तरफ क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। और ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव को अपनी ओर ऐसे खींच रहा होगा ना, तो सेंटर के तरफ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के द्वारा निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पे जो सेंटर के तरफ जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो इस पॉजिटिव और इस निगेटिव के बीच जो फोर्स लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स।
ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है। जैसे सन के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना, तो सन के द्वारा पृथ्वी के ऊपर सेंटर की तरफ क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, ठीक है, वो हमारा ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो काम कर रहा है यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम बात करें, जैसे मान लिया जाए एक हाइड्रोजन एटम है, ये क्या है, एक H एटम है। ठीक है, अगर H एटम की बात करें तो यहाँ सेंटर में तो एक ही पॉजिटिव चार्ज हमको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है। ठीक है, अच्छा ये क्या हो रहा है, ऐसे खींच रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो सेंटर की तरफ एक जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस वजह से आ रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इस पे अंदर की तरफ लगाए जाने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं, उसी के कारण। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या है, यहाँ पे अंदर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो mv²/r, mv² क्या, r। अब बराबर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि k इंटू Q1 यानी कि क्या, Q1 यानी एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक न्यूक्लियस का चार्ज। सेंटर में हाइड्रोजन एटम है अगर, तो सेंटर में तो एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो सेंटर में एक ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना, E, एक प्रोटॉन का चार्ज, हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन, तो उस एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी E। जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो उस समय चार्ज का साइन नहीं लिखते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज -E नहीं लिखे। अच्छा, बटा में क्या, डिस्टेंस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यही ना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला KQ1Q2/r²। और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। ये m क्या है, मास, वेलोसिटी, और ये क्या है, रेडियस ना। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज देखा जाए, r से r कैंसिल, तो mv² = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² क्या, r। अब ये r इधर चला जाएगा, mv² इधर आ जाएगा, तो r = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E² mv²। ये हम लोग यहां तक ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा क्या चीज का फॉर्मूला हो गया, रेडियस ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ना। हेयर एक बात ध्यान रखना है, हेयर m बराबर क्या है भैया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, v क्या है, स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कह सकते हैं, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका ना स्पीड, और बाइटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बाइटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का स्पीड। अच्छा, तो ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला हो गया। अगर हम चाहे तो यहां से वेलोसिटी वगैरह भी निकाल सकते थे, इसको इधर भेज के, क्या है कि नहीं। तो ये ऑर्बिट में हमारा क्या हम लोग निकाले, ऑर्बिट का ये रेडियस आया। ठीक है, अब जरा काइनेटिक एनर्जी पे अगर हम लोग बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी अगर कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी देखिए, तो यहां से हम लोग चाहें तो ऐसे एक बात और अपने हाथ में रख सकते हैं, ऐसे ही v² को अगर इधर कर ले तो v² बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये v² इधर चला जाएगा तो E²/m, ये अपने पास रहेगा ना। अच्छा ठीक है, ऐसे ही एक्स्ट्रा इसको अपने पास में रखेंगे, जरा सा यूज करें। नाउ काइनेटिक एनर्जी की बात करें जरा, अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला तो होता है हाफ mv²। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अगर करेंगे, तो वेलोसिटी का स्क्वायर अगर करेंगे तो देखा जाए तो
हाफ एम वी स्क्वायर के जगह पे चाहे तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या लिख सकते हैं ई स्क्वायर बाय एम। तो ये ई स्क्वायर बाय क्या है एम, एम से एम कट गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर देखिए तो कितना, एम से एम कट गया तो ई स्क्वायर, ऊपर में ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी अपने पास आया कितना ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है K, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज और बटे ये दूरी ही तो क्या है हमारा R है, K Q1 Q2 बाय R, यही ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पहला चार्ज यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज E, अच्छा पॉजिटिव प्लस E, इसमें साइन के साथ लेते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करते हैं साइन के साथ लेते हैं, तो प्लस E अगुना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है माइनस E अब बट्टे में डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो फिर वो तो कूलम्स लॉ का फोर्स वाला फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पहला चार्ज ये हो गया प्लस E, ये हो गया माइनस E, K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R, इसमें चार्ज को साइन के साथ रखते हैं ना, तो चार्ज को साइन के साथ रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, यानी कि U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U बोले तो क्या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आया माइनस में ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हमारा क्या है भैया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उतना, पोटेंशियल एनर्जी इतना हो गया, ठीक है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल ना मैकेनिकल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी या प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारा है ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसी में हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई, यहाँ पे कुछ छूट नहीं रहा ना, यहाँ पे हमारा एक चीज है ये वी स्क्वायर इधर गया था, ठीक है, तो एम यहाँ था और आर इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, तो वी स्क्वायर ये आर हमारा यहाँ डिवाइड में रहेगा, ठीक है, ये इतना आर। अच्छा अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ये आर ऐसे है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है माइनस में इतना एप्सिलॉन नॉट आर, इसको इस तरीके से, अब दोनों तरफ सेम चीज दिख रहा है ना, इसको जरा आगे और हम लोग सॉल्व करें अगर, तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी को क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे क्या है ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्या प्लस माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। इसमें देखो तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, वो बराबर ई स्क्वायर बाय क्या बाहर निकल सकता है पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर निकल गया, इधर बच गया 1/8 माइनस 1/4, ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर दोनों तरफ से हम लोग बाहर निकाल लेंगे, और 1/8 और 1/4, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ये दोनों क्या हो जाएगा 8 इंटू 4, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 1 4 माइनस 8 इंटू 1 8। अच्छा उसके बाद टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 4 में से 8 गया तो कितना हो गया -4 भागा 8 चौके 32 क्या लिखेंगे इसको 8 गुना 4 ही छोड़ देते हैं, तो ये इसको काट देगा तो -1/8 ना, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इधर -1/8 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा
ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आया वो हमारा निगेटिव आया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव है ना, यानी कि कम है, अगर हम एनर्जी को पॉजिटिव कर देंगे तो वो रेडियस छोड़ के बाहर चला जाएगा, तो ज़्यादा स्पीड हो जाएगा ना, उसका एनर्जी कम होना चाहिए। तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जाने ये और ये यहाँ तक एनसीईआरटी में देखोगे आप तो यही चीज़ आपको दिखेगा एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन करना है वो कौन सा है एनसीईआरटी का, तो यही बात, ये जो सारा चीज़ हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट किए इसी के बारे में ये वाला लाइन यहाँ पे लिखना था, चूँकि क्या बोलते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, निगेटिव है। दिस इम्प्लाइज दैट फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस इफ ई वेयर पॉजिटिव, ई यानी कि कौन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो अ क्लोज्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। अगर एनर्जी पॉजिटिव कर दे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो सर्कुलर पाथ पे टिक नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन, वो बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। एनर्जी को निगेटिव ही रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में हम लोग जाने ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये सारा चीज़, ठीक है। अब उसके बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.3 करना हम लोग को, हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12.3। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली पता चला हम लोगों को कि जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का ज़रूरत है एक हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए ना, यानी कि एक H एटम है तो ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, माइनस सी, और यहाँ सेंटर में प्लस सी चार्ज है ना, सेंटर में क्या है, प्लस सी चार्ज है, ये H एटम है। हमको इसका जो प्रोटॉन है उसको और इलेक्ट्रॉन को अलग अलग करने के लिए हमको, यानी कि इसका मतलब ये न्यूक्लियस ऐसे ही है, ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर फेंक दिए, तो हम लोग को जो बाहर जो फेंके उसके लिए क्या है, अलग करने के लिए टोटल एनर्जी की कितनी जरूरत है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। तो चलो एक बात और हम लोग एक चीज पढ़े हैं इसमें, हाँ, और इसी में बोल रहा है क्या कि ये जो रेडियस है ना इस ऑर्बिट का, ये रेडियस बताइए आर बराबर कितना, और बताइए कि ये जो घूम रहा है ना उसका वी वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा ये हमको बताइए, ठीक है। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, जो टोटल एनर्जी जो दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी है वो होता है माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कहाँ से लिख दिए, तो देखिए आप पढ़े हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। टॉपिक था क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का जो टॉपिक है इसमें यही ठीक इस क्वेश्चन को जहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसके ठीक ऊपर में ये लिखा हुआ है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए माइनस ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतना एनर्जी होता है वह घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास, उसी के कारण वो उसमें टिका रहता है। और यही एनर्जी, अगर इतना ही एनर्जी है निगेटिव में उसके पास, ठीक है, और हम लोग उसी में जाने थे कि अगर टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का वो निगेटिव होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, अगर ई को पॉजिटिव कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोज ऑर्बिट को फॉलो नहीं करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो अब एक बात यहाँ ये है कि अगर इतना निगेटिव एनर्जी है, ठीक है, और अगर हमको उतना ही एनर्जी अगर हम इसको पॉजिटिव में दे दे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी जो है वो इतना है, इतना ही एनर्जी अगर हम इसको पॉजिटिव में दे दे यानी कि 13.6, तो क्या हो जाएगा, ये पाथ को छोड़ देगा, वो पाथ को क्या करेगा, छोड़ देगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बात ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब देयरफॉर ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कैसे समझे हम कि ये चीज हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैसे समझे, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा होता है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होता है वो निगेटिव में इतना होता है।
अगर हम इसको इतना ही एनर्जी के बराबर और एनर्जी दे दे पॉजिटिव में, तो क्या होगा, प्लस में जो एनर्जी दी है वो, और जो माइनस में जो एनर्जी है इसके पास, ये प्लस माइनस जीरो होके एनर्जी पूरा खत्म। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा ऑर्बिट को। तो यानी इसके बराबर का ही एनर्जी ये है ना जो हम इसको दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा है, इसलिए इसको बराबर करेंगे। अब यहां से हम लोग ये चीज को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। ई स्क्वायर बाय, ये क्या है, हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 2r, नहीं 2 इंटू आर हो गया 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसीलिए लिखे ताकि इसको 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सके, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू इधर जो है हमारा 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या, -19। अच्छा ठीक है, ये तो हमारा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, इसको इस तरफ इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको यानी कि ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, ये देखो तो हमको यही आर रेडियस निकालना है, ठीक है। ई स्क्वायर यानी कि क्या, 1.6 इंटू 10 यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस, डिवाइडेड बाय क्या है 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या है 13.6 इंटू 10 टू 13.6, ठीक है, और 1.6 इंटू 10 पावर -19 गुना में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये देखो हम लोग इसको क्यों 13.6 को 1.6 इंटू 10 पावर -19 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिए। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 से गुना करेंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज, ई तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का वही जो चार्ज है इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19, तो वो वैल्यू डाल दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख दिए, 2 इंटू आर रेडियस है, यही आर हमको पता करना है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, 2 इसको डिवाइड में कर देगा तो 4.5, 9/2 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, देखिए तो ये इसका स्क्वायर है 1.6 इंटू 10 पावर -19 एक बार, और इधर 1.6 इंटू 10 पावर -19 एक बार, खत गया। तो यहां पे सिर्फ बच गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अच्छा ठीक है, भागा में ये 9/2 तो हमारा इतना हो गया था, ये आर सिर्फ जिंदा है, इज इक्वल टू 13.6। अब ये इधर चला जाएगा, आर उधर चला जाएगा, तो अब एक काम करते हैं, पहले 4.5 इंटू 1.6 को गुना भी कर देते हैं, या से चलो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं पहले अच्छे से, 4.5 इंटू 1.6 इंटू, ये दोनों को एक साथ लिख लिए, ये और ये का बेस सेम है, पावर ऐड होगा 10 + 9 10 पावर -9, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -10, भागा ये आर उधर चला गया, 13.6 इधर आ गया, 13.6 इधर आ गया, और आर हमारा उधर चला गया, ठीक है, और ये आर रेडियस। अब इसको पहले गुना कर लेते हैं, ये कितना आएगा हमारा, हाँ तो इसमें क्या हुआ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के हमारा 7.2 आ गया। अब बचे में जो 13.6 था उसको ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है, तो इतना इंटू इतना हमारा 7.2, और ये डिवाइड में ऐसे रह गया, ये 10 टू द पावर -10 को ऐसे छोड़ दिए। तो अब ये दोनों तो इतना हो गया, और ये इसको ऐसे था, अब इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो ये हमारा 0.529 आएगा, और इधर हमारा 10 टू द पावर -10 है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके बाद हमारा निकालना तो जो रेडियस है ये बराबर किसके, आर के, और यही आर ही तो चाहिए, यही आर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 0.5, इधर 9 है तो इसको क्या करते हैं 3 बना लेते हैं, गुना 10 टू द पावर क्या किया -10। अच्छा ठीक है, तो अब r इज इक्वल टू, देखो तो इसको एक अंक उधर लेके जाएंगे, छोटा को बड़ा लेके जा रहे हैं तो पावर में से एक घटता है, तो एक अंक इधर लेके गए, तो ये हो जाएगा 5.3 गुना 10 टू द पावर -10 था, एक अंक उधर लेके गए हैं तो -1 करेंगे, 2 अंक लेके जाते हैं तो -2 करते हैं, तो ये हमारा 10 टू पावर -10 और -1 मिल करके r इज इक्वल टू कितना 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, ये r बराबर, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग जरा वेलोसिटी इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी में बोला था क्या कि वेलोसिटी बताइए, तो देखिए आप इससे ठीक पहले एनसीईआरटी में जो थ्योरी है वो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, उसमें आप क्या कहते हैं, देखिए जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर करते हुए रेडियस का
फॉर्मूला आता है ना, फिर वेलोसिटी का वी स्क्वायर को इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो वी स्क्वायर का फॉर्मूला ये आता है रास्ता में क्या। फिर उसके बाद उसी से ना हाफ एम वी स्क्वायर करके हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को बराबर करते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय एम आर, क्या, यानी कि वी स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास फॉर्मूला, ये चीज हम लोग वही चीज को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, चूंकि वी स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर बाय एम आर, ई स्क्वायर बाय क्या है एम आर, ई स्क्वायर बाय एम आर 1/4 पाई, इसी चीज को क्या करेंगे, यूज करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसको निकालते हैं, हमको वेलोसिटी अब कैलकुलेट करना था, क्योंकि इतना वी नो, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे, 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये ई का स्क्वायर है, ठीक है। तो ई का स्क्वायर बोले तो कितना हो गया ये जी हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 का क्या है, ये स्क्वायर है, भागा में मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इंटू रेडियस की बात करें तो रेडियस अभी अभी हम लोग निकालें 5.3 इंटू 10⁻11 ना, तो 5.3 इंटू 10 क्या है -11, ठीक है। तो जरा इन सब को अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो उससे पहले ये रूट भी है ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग जरा देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये इसका स्क्वायर वगैरह करेंगे तो वो चीज़ हमारा कितना आएगा, तो 1.6 का स्क्वायर कितना आएगा, हेलो हेलो, तो देखिए तो क्या किए हम लोग, 9 इंटू 10⁻9 को तो ऐसे छोड़ दिए, 1.6 का स्क्वायर 2.56, अच्छा 10⁻−19 का स्क्वायर करेंगे तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -19 गुना 2 तो -38, अच्छा वो 9.1 इंटू 5.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48.23, ये दोनों गुना होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, -31 -11 -42 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, फिर जितना आएगा उसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा वी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना गुना इतना कितना आएगा, हाँ तो हम लोग इसमें क्या किए, 9 इंटू 2.56 मल्टीप्लाई किए, 9 इंटू 2.56 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया 23.04, और उसके बाद फिर ये नीचे वाला 48.23 था, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अच्छा इधर देखिए तो 10⁻9 10⁻−38 और 10⁻−42 इसको स्थिर से अच्छे से लिख दिए, सिर्फ हम इतना गुना इतना किए हैं, बाकी जो जैसे था उसको वैसे ही छोड़ दिए, ठीक। अब इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे, इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो 0.48, इतना डिवाइडेड बाय इतना 0.48, और इधर क्या है भाई, तो 10⁻−38 और +9 बेस से में पावर ऐड होगा, -38 में जोड़ेंगे +9 तो आ जाएगा क्या -29, 38 में से 9 घटा दीजिए आप तो 29 आया, 38 में 9 घटाएंगे तो 29 आता है, तब ना 29 9 38, ठीक, घटा दिए, माइनस का साइन बड़ा था तो लिख दिए -29, 10⁻−42 जस का तस छोड़ दिए। अब क्या किए उसके बाद देखिए तो क्या कहते हैं, इसको वैसे छोड़ दिए, -29 में से 29 को ये कट जाएगा, माइनस माइनस वाला सेम चीज है, तो 29 में से 29 कट जाएगा, तो इधर 42 में से 29 को चला गया तो क्या बचा 13, तो 10⁻13, अच्छा ठीक है। अब ये -13 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +13, अच्छा ठीक है। आप देखिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, एक अंक उधर लेके जाएंगे तो उधर एक घटाएंगे, छोटा से बड़ा बनाते हैं तो 4.8 इंटू 10⁻, ये 13 था तो एक इधर घटा दिए क्योंकि एक अंक उधर लेके गए हैं डेसिमल को, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻, 13 में से गया तो ये क्या हो गया 12, अच्छा ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या है 4.8, ठीक है, और इंटू ये हमारा 4.8 है, 4.8 रूट किसका होता है, अच्छा चलो वो हम लोग 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा लगभग ये, इसको 2.2 का स्क्वायर लिख देंगे इंटू, चलो ऐसा काम करते हैं, रूट अंडर 4.v स्क्वायर है ना, इसको इधर ही रखते हैं, v इज इक्वल टू रूट उधर भेज देते हैं, तो 4.8 इंटू 10⁻, ये क्या है 12। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, v इज इक्वल टू
4.8 का जो रूट आएगा वो आएगा 2.2। अच्छा, गुना में अब रही बात 10 टू द पावर क्या है 12, तो 10 टू द पावर 12 का रूट यानी 10 टू द पावर 12 को क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 12 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 12 इज इक्वल टू क्या है 10 टू द पावर और 6 गुना 10 टू द पावर 6, तब ना बेस से में पावर ऐड हो गया ना, तो 6 और 6 क्या है ठीक है, तो ये हमारा एक तो निकल जाएगा ना 10 टू पावर 6 गुना 10 टू पावर 6, तो एक वो निकल जाएगा, तो इसमें से एक तो निकल गया 10 टू द पावर 6 ना, तो भी बराबर इतना मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो हमारा स्पीड भी हमको निकल गया क्या, तो ये इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12.3 का यहाँ यहाँ और यहाँ एग्जाम्पल नंबर 12.3 हम लोग कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये जो पुराना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ना नाम का जो टॉपिक था उसी पर आधारित था। ठीक है, हम लोग ये हमारा कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। तो इस प्रकार हम लोग जो न्यूक्लियाई जो चैप्टर है, ये एटम जो चैप्टर है, इसका हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए और अब हम लोग पार्ट 2 जो है वो देखेंगे और पूरी तरीके से, जिसमें कि बोर्ड्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो रदरफोर्ड के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग जो है अगला लेक्चर बोर्ड्स मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सारा कंप्लीट जानकारी दे करके ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इस चैप्टर का, बाकी सभी चैप्टर का, अलग अलग सब्जेक्ट का सबका नोट्स फ्री में आप हमारे वेबसाइट यहाँ से ले सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए।